ओके, so let us start the topic integrated rate equation. सबसे पहले तो इसका मतलब समझते हैं कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का मतलब क्या है। हमारे सिलेबस में सिर्फ दो ही ऑर्डर रिएक्शंस हैं। जब हमने ऑर्डर वाला टॉपिक किया था तो मैंने बोला था कि ऑर्डर 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, फ्रैक्शनल भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। बट अच्छी बात यह है कि हमारे सिलेबस में ना दो ही ऑर्डर रिएक्शन है, 0 ऑर्डर रिएक्शन और एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये टॉपिक भी हमारा लिमिट हो गया कि एक तो हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिराइव करेंगे 0 ऑर्डर रिएक्शन की और एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। डिराइव करने के बाद जो आपके पास दो इक्वेशंस आएंगी वो आपने बाय हार्ट लर्न करनी है, क्योंकि उन पे न्यूमेरिकल्स होंगे। सबसे पहले तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का मतलब समझते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक 0 ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रही हूँ तो 0 ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि ऐसी रिएक्शन जिसकी स्पीड रिएक्टेंट की 0 पावर पे डिपेंड करते हो। अब कई बच्चे ऐसे भी हैं जो मुझे बोलते हैं कि मैम यहाँ प्रोडक्ट नहीं आएगा। भाई, स्पीड कभी प्रोडक्ट पे नहीं डिपेंड करती, स्पीड सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? रिएक्टेंट। क्योंकि सोचो ना, रिएक्शन किसने करनी है? रिएक्टेंट्स ने करनी है। प्रोडक्ट तो बनते हैं एनीवेज। बट गाइस, मैंने तुम्हें बताया था कि ऐसी रिएक्शंस भी एग्जिस्ट करती हैं जिनमें स्पीड रिएक्टेंट पे ही डिपेंड नहीं करती। Can anyone sitting in this class just raise his or her hand and tell me the example of 0 order reaction? क्या आप मुझे ऐसी रिएक्शन का एग्जांपल दे सकते हो जिसमें रिएक्टेंट बढ़ रहे हैं बट स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा? और मैंने एक एग्जांपल ऐसा बताया था जिसमें रिएक्टेंट डबल हो गए, ट्रिपल हो गए, बट स्पीड नहीं चेंज हुई। यस यस, व्हाट इज योर नेम? अश्विन को याद है अमोनिया की डिकम्पोजिशन। जब आपने अमोनिया को प्लैटिनम यूज करके डिकम्पोज किया था तो आपको लग रहा होगा कि इसकी जो रेट होगी मयंक, वो अमोनिया की 2 पावर पे डिपेंड करेगी। बट एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि वो अमोनिया की 0 पावर पे डिपेंड कर रही है। अमोनिया को डबल, ट्रिपल, 4 गुना करने पर भी स्पीड में कोई फर्क नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने तुम्हें लॉजिक बताया था कि अमोनिया को डिकम्पोज प्लैटिनम ने करना है। अगर प्लैटिनम का सरफेस ही भर जाएगा तो तुम्हारे अमोनिया की क्वांटिटी को बढ़ाने से वो ज्यादा नहीं टूटेगी। हरमन, आप बात समझ रहे हो ना कि अमोनिया की डिकम्पोजिशन करनी किसने है? प्लैटिनम ने। प्लैटिनम के सरफेस पे अमोनिया आके एब्जॉर्ब हो गई। अब तुम अमोनिया डबल ट्रिपल कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि मेरे को अमोनिया ज्यादा ब्रेक करनी है, तो वो अमोनिया ब्रेक नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्लैटिनम जितना उसका सरफेस है वो उतनी ही अमोनिया तोड़ पाएगा। तो एनीवेज, मैंने तुम्हें बोला था कि 0 ऑर्डर रिएक्शंस एग्जिस्ट करती हैं जिसमें रेट रिएक्टेंट की कितनी पावर पे डिपेंड करता है? 0। नाउ इफ यू नो, परम प्लीज, आई मीन अगर मैं बोल रही हूँ ना कि मतलब मेरे मेरे मेरी बात पे यकीन करो, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है तब भी बोल रही हूँ। रेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? माइनस dr बाय, अगर आपको याद हो हम रेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन, मतलब डेल्टा आर बाय डेल्टा टी करते थे। बट फिर मैं बोलती थी कि डेल्टा की जगह डी लगा दो, बिकॉज इंस्टेंटेनियस रेट को ऐसे। नाउ एवरीबडी प्लीज लुक, ये जो मैंने रेट को रिप्रेजेंट करा है ये डिफरेंशियल रेट लॉ है। ये कैसी इक्वेशन है? डिफरेंशियल रेट लॉ क्यों है? क्योंकि इसमें डी बाई डी टी टर्म आ रही है। कौन सी टर्म आ रही है? अब कल को मैं तुम्हें एक न्यूमेरिकल दूं, मैं तुम्हें एक 0 ऑर्डर रिएक्शन का न्यूमेरिकल दूं और मैं तुम्हें बोलूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आप नहीं कर पाओगे। आप कहोगे कि मैम इधर डी बाई डी टी पड़ा, मैं कैसे सॉल्व करूं? ये कोई मैथ्स थोड़ा है कि हाँ यहाँ पे आर की वैल्यू टी के टर्म्स में होगी कि मैं डिफरेंशिएशन कर लूंगा। दैट मीन्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अब तक हम जो रेट की इक्वेशंस पढ़ रहे थे वो डी बाई डी टी की फॉर्म में पढ़ रहे थे, जो डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन होती हैं, एंड दे आर नॉट इजी टू सॉल्व, दे आर नॉट इजी टू हैंडल। तो साइंटिस्ट ने कहा कि हम एक काम करते हैं, बच्चों के लिए आसान करने के लिए ये डी बाई डी टी टर्म ही हटा देते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। हमारा मकसद था कि जो हमारे पास 0 ऑर्डर की इक्वेशन राइट नाउ है वो डिफरेंशियल रेट लॉ की टर्म्स में है। किसकी फॉर्म्स में है? डिफरेंशियल, क्योंकि इसमें डी बाई डी टी टर्म आ रही है। कौन सी टर्म आ रही है? कल को अगर आपको एक 0 ऑर्डर रिएक्शन का न्यूमेरिकल दे दूं, एक सिंपल न्यूमेरिकल दे दूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आप बोलोगे ठीक है एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1, बट ये कैसे सॉल्व करोगे?
How will you solve dr by dt? It is very difficult. Differentiation is not so easy. तो साइंटिस्ट ने कहा कि हम एक काम करते हैं, हम ना दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, इधर माइनस dr by dt को और इधर इंटीग्रेट कर देते हैं ताकि d by dt वाली टर्म ही हट जाए. तुम देखना कितनी आसान हो जाएगी जीरो ऑर्डर की इक्वेशन जो आपको एक्चुअल में न्यूमेरिकल्स में यूज करनी है. कैसे इंटीग्रेट करना है, ये डेरिवेशन चल रही है, प्लीज हैव अ लुक. इंटीग्रेट करने का एक रूल होता है कि सेम वेरिएबल्स एक साइड कर लो और दूसरा dt उधर ले जाओ. मैंने क्या किया, dt उस साइड लेगी और r में इस साइड लेगी. और तनवीर इंटीग्रेशन हमेशा लिमिट्स में करते हैं. जैसे तुम्हारी रिएक्शन 0 टाइम पे शुरू हुई होगी, कुछ टाइम तक चलेगी t तक, तो टाइम की लिमिट्स क्या होगी, 0 to, और 0 पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 0 नहीं होती. कई बच्चों को लगता है मैम टाइम 0 है तो रिएक्टेंट भी 0 होंगे. अरे भाई अगर टाइम भी 0 है, रिएक्टेंट भी 0 है, रिएक्शन शुरू कैसे होगी? रिएक्शन शुरू करने के लिए आपको रिएक्टेंट तो लेने पड़ेंगे ना. और हरमन आप जो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट ले रहे हो, 10 ले रहे हो, 20 ले रहे हो, 30 ले रहे हो, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R0. किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे तुमने 10 ले लिए तो R0 की वैल्यू 10 होगी. अब टाइम के साथ ये रिएक्टेंट कम होती 8, 7, 6 जितनी भी बचेगी वो R हो गया. तो अब इंटीग्रेट करते हैं. एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज, तो यहाँ पे तो हमने नीचे वाला पोर्शन 1 ही हो गया. लिमिट्स आर R0 से R. इधर भी k बाहर ले आओ. कौन बातें कर रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज गोइंग ऑन. अब मुझे बताओ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ d? d और इंटीग्रेशन तो ऑपोजिट ही हो गया. d डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा. तो हम ये कैंसिल करके दिखा नहीं सकते. मतलब d की इंटीग्रेशन क्या होगी? d तो इंटीग्रेशन से कैंसिल ही हो जाएगा. मतलब तुमने डिफरेंशिएट भी कर लिया और तो ये तो r ही बच जाएगा, R0 से r, और ऐसे यहाँ पे d और इंटीग्रेशन कट जाएगा तो यहाँ t बच जाएगा. तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल रिजल्ट आने वाला है. फाइनल हमारे पास इक्वेशन आने वाली है अपर लिमिट माइनस इंटीग्रेशन. कैसे करते हैं, अपर माइनस, और यहाँ पे भी अपर लिमिट माइनस. अब ये माइनस जब अंदर जाएगा तो R0 पॉजिटिव हो गया. ये हमारे पास जीरो ऑर्डर की इंटीग्रेटेड इक्वेशन आ गई जो सॉल्व करनी कितनी आसान है. देखो एक इक्वेशन है जो तुमने 10 ग्राम से शुरू करी, 10 मिनट में वो 8 ही रह गई, और 10 मिनट में तो k की वैल्यू सॉल्व करने के लिए तुमने बस R0 की जगह 10 पुट किया, थोड़ी देर बाद वो 8 रह गई, फाइनल कंसंट्रेशन 8 रह गई. कितने मिनट में, 10 मिनट में. तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई, 2/10. आई मीन क्या आपको d बाई डी टी टर्म सॉल्व करनी पड़ी? नहीं, क्योंकि इंटीग्रेटेड इक्वेशन का यही फायदा होता है कि जब आप जीरो ऑर्डर की इंटीग्रेटेड इक्वेशन डिराइव कर रहे हो उसमें d बाई डी टी टर्म हट चुकी है. एंड व्हाट इज दैट फाइनल इक्वेशन दैट यू हैव टू लर्न? स्पीक इन फ्रंट ऑफ मी. R0 माइनस r इज इक्वल टू, what is the integrated equation that we have just derived for zero order reaction is this. integrated equation for zero order जो हम derive कर चुके हैं, जो हमें learn करनी है by heart, that is R0 minus R is equal to KT, जिसमें R0 क्या represent कर रहा है? reactant concentration at time 0, जिसको हम initial concentration बोलते हैं. R किसको represent कर रहा है? जो आपकी final concentration है. K क्या है? रेट कांस्टेंट, और t क्या है? टाइम. इससे पहले हम इसके आगे वाले एस्पेक्ट पढ़ें. अभी तो आई कांट कम, यू हैव टू वेट. आई विल कम इन बिटवीन व्हेन आई विल गिव द न्यूमेरिकल. अभी वेट. तो टॉपिक का नाम क्या था? इंटीग्रेटेड रेट. क्या में डिराइव करनी आ सकती है? बोर्ड में नहीं आती बट स्कूल के एग्जाम में आ सकती है. ओके, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की जरूरत क्या पड़ी? पहले हमने क्या कंसीडर करी? अ जीरो ऑर्डर. युवराज, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या मतलब होता है? जिसकी स्पीड r की कितनी पावर पे डिपेंड करती है? 0. मतलब आइडियली वो डिपेंड ही नहीं करती. रिएक्टेंट डबल हो, 4 गुना हो, 10 गुना हो, 40 गुना हो, स्पीड वैसे की वैसे रहती है. व्हाट वाज द प्रॉब्लम? चैलेंज क्या था कि हम जब रेट को डिस्क्राइब करते थे तो कैसे डिस्क्राइब करते थे? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम. यानी कि रेट को माइनस dr बाई dt से रिप्रेजेंट करते थे, विच वॉज नॉट अ गुड थिंग. नमन, कैन यू टेल मी ये अच्छी इक्वेशन क्यों नहीं थी? क्योंकि इसमें d बाई dt वाली टर्म आ रही थी. कौन सी टर्म आ रही थी? डिफरेंशिएशन इज रियली हार्ड टू सॉल्व, क्योंकि इट्स नॉर्मल मैथ्स नहीं है कि मेरे को x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करनी है तो 2x आ जाएगी.
या एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन करनी है, मैं फॉर्मूला लगा दूंगी 3x²। इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, कर किसको रहे हो, आर को कर रहे हो, बच्चे सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो साइंटिस्ट ने कहा कि हम एक काम करते हैं, हम इस ओरिजिनल इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? तो ये राइट नाउ डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है। वी विल ट्राई टू इंटीग्रेट बोथ साइड्स। इंटीग्रेट, अब देखो इंटीग्रेट करने का, जिन्होंने बायो पढ़ी हुई है उनको लिए बता दूं कि इंटीग्रेट करने का एक रूल होता है कि अगर आप आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो उसके नीचे आर होना चाहिए, तो मैं आर नीचे ले आई। और टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो टी मैं उस साइड लेगी। आई अगेन रिपीट, आर के नीचे आर होना चाहिए और जो दूसरा जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है डी टी उस साइड ले जाओ। डी आर के नीचे आप आर ले तो आए बट उसकी पावर तो क्या थी? एनीथिंग रेज टू दी पावर 0 क्या हो गया? 1। यानी कि मुझे किसी को इंटीग्रेट करना ही नहीं है, जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसी को करना है। मतलब डी और इंटीग्रेशन कैंसिल ही हो जाएंगे, आर ही बच जाएगा। आइडियली मेरे को इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि इट इज समथिंग लाइक इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। आप x की ही डिफरेंशिएशन कर रहे हो, उसी को इंटीग्रेट करो तो x ही बचेगा ना। जैसे साइन थीटा, लेकिन साइन थीटा के बाद में साइन इनवर्स लगा दूं तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर में क्या आएगा? थीटा। तो जिनको नहीं पता ये मैथ्स, बस इतना समझ लो कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर ऑपोजिट ऑपरेटर, सो दे जस्ट कैंसिल ईच अदर। दो इट इज नॉट इवन अलाउड, हम ऐसे कैंसिल करके शो नहीं कर सकते। आप ये अलाउड नहीं है, जैसे मैंने आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ऐसे कैंसिल करके दिखाई है। दिस इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि हम दो ऑपरेटर इकट्ठे लगा रहे हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, जो एक दूसरे के क्या है, तो वो कट ही जाएंगे ना। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में आर ही बचेगा और कांस्टेंट की इंटीग्रेशन तो होती नहीं, के पहली बार आ गया था। और dt की इंटीग्रेशन में भी d और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएंगे तो t आ जाएगा। डेरिवेशन एक बोर्ड में तो कभी नहीं आती है, बट फिर भी हम क्यों कर रहे हैं? अंडरस्टैंडिंग एग्जैक्टली अगर हम अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं रखेंगे, सीधा ही मैं आपको बोल दूं कि गाइस नोट दिस फॉर्मूला, दिस इज इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर, लेट्स डू द न्यूमेरिकल। नहीं, आपको अगर अंडरस्टैंडिंग रखनी है तो आपको चीजें समझनी पड़ेगी। यहाँ पे पुट किया अपर लिमिट माइनस, तो आर नॉट आगे आ गया क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो हमारी इंटीग्रेटेड इक्वेशन जीरो ऑर्डर की क्या होगी बोलो? आर नॉट माइनस आर इक्वल्स टू के टी, वेयर आर नॉट कौन सी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है जो जीरो टाइम पे दे रखी होगी, और जो बाद में आर है वो कौन सी कॉन्सेंट्रेशन है जो बाद में वो बच रही है। के क्या है रेट कांस्टेंट और टी क्या है? टाइम। प्लीज नोट दिस टॉपिक, दिस डेरिवेशन, फिर हम इसके आगे करेंगे। प्लीज नोट करो, हेडिंग डालो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। Heading is integrated rate equation, very very important topic. Consider a I will check that who all are not noting in their notebooks. I'm coming. टाइम पास करो, मैं आके चेक कर रही हूँ क्या क्या लिख रहे हैं। मुझे पता चला कि सेकंड चैप्टर भी है हाँ, वहाँ तक सेकेंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बस वो तो सोखा ही है। नॉन इक्वेशन, आपकी पीडीएफ नॉन इक्वेशन में तो देख बस दो चीजें कर लो कि जब हमारे पास जो कल मैंने टेस्ट दिया था वही कर रहे हो। हाँ देख, पीडीएफ कर रहा था। जब हमें दो वैल्यूज दे रखी होती है रिडक्शन पोटेंशियल की, तो जो बड़ी वैल्यू होती है वो उसको क्या लेना है? मेरा नहीं गिराओ जब चल रही मेरा। जो बड़ी वैल्यू होती है वो क्या होती है? कैथोड। छोटी वैल्यू होती है वो क्या होती है? एनोड। ईएमएफ कैसे निकालते हैं? ई कैथोड माइनस ई कैथोड की वैल्यू हमारी 0.34 है माइनस, और एनोड की माइनस, तो ये आ गया हमारे पास प्लस 0.59 वोल्ट। ठीक है, अब इस केस में ना हमने जो ईएमएफ निकालना था, नॉर्मल ईएमएफ निकालना था क्योंकि स्टैंडर्ड निकालना था। लेकिन जब जब हमें स्टैंडर्ड नहीं निकालना होता है ना, हमें कैसे पता लगता है कि स्टैंडर्ड नहीं लगाना? जब जब हमारी कंसंट्रेशन 1 नहीं है तो जो हमें ईएमएफ निकालना है उसके लिए हमने कौन सी इक्वेशन लगानी है? नर्न्स्ट। नर्न्स्ट इक्वेशन क्या होती है? कॉपी दो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमने एक गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट करा है Ag और Ag पॉजिटिव के साथ। इसमें ये वैल्यूज भी दे रखी थी कि Ag पॉजिटिव की वैल्यू 0.80 है और Fe2 पॉजिटिव
3 टू Fe2 पॉजिटिव की 0.77 है। तो यहाँ से ये कैथोड हो गया, ये क्या हो गया, एनोड। तो यहाँ से हमारे पास EMF क्या आ गया, मतलब E नॉट वाला, E कैथोड माइनस E एनोड। कैथोड इज 0.80, एनोड इज 0.77, 0.03। बट ये कह रहे हैं कि आप वो कॉन्सेंट्रेशन निकालो जिसपे EMF जीरो हो जाए। तो ये कौन सी EMF की बात कर रहे हैं, ये स्टैंडर्ड वाली नहीं बात कर रहे, ये इनवर्स्ड वाले EMF की बात कर रहे हैं जो हम इस इक्वेशन से निकालते हैं, -0.591/n। पता कैसे लगेगा कि जब भी हमारी कंसंट्रेशन 1 नहीं होती, जब भी हमारी कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है तो हमारा EMF E नॉट से चेंज होकर EMF मतलब स्टैंडर्ड वाला नहीं रहता, दूसरा हो जाता है नॉर्मली जब कंसंट्रेशन 1 हो। अब अगर कंसंट्रेशन 1 होती तो वो निकालने के लिए ही क्यों कहते, वो बोल रहे हैं कि Ag पॉजिटिव की वो कंसंट्रेशन निकालो जिसपे EMF क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड वाला तो जीरो नहीं हो सकता, वो तो स्टैंडर्ड है, उसने तो वही रहना है। अब 0.059, n की वैल्यू 1 क्यों लेंगे, क्योंकि Fe3 से 2 पॉजिटिव में चेंज कितना है, Ag पॉजिटिव। अब ऊपर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, एनोड पे क्या रिएक्शन होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल, रिएक्शन क्या आ गई, Ag पॉजिटिव। अब ये रिएक्शन क्यों लिखनी है, अगर तुम एनोड कैथोड की रिएक्शन लिखोगे तभी तुम्हें पता लगेगा कि प्रोडक्ट में तुमने Fa2 पॉजिटिव लेने हैं और रिएक्टेंट में क्योंकि जो पॉजिटिव नहीं है वो तो लेने की लोड ही नहीं होती। अब तुम्हें इस क्वेश्चन में नहीं, वो सॉलिड्स जिसके ऊपर आयन नहीं है उसकी कंसंट्रेशन 1 होती है। अब नॉर्मली इनकी वैल्यूज दे रखी होती है, ये निकालना होता है, इसमें उल्टा है, इसमें EMF दे रखा है और Ag पॉजिटिव निकालना है। ये दोनों क्या लेंगे, इन दोनों को उन्होंने क्या बोला हुआ है, इक्वी मतलब बराबर होंगे, तो ये क्या कर देंगे, 1/Ag। हाँ, ये उधर ले जो 0.03 माइनस में, ये आ जाएगा log 1 अपॉन, पर तुम log उस साइड जाएगा, एंटी लॉग, बस वहीं पे छोड़ देंगे। या तो एंटी लॉग की वैल्यू गिवन होगी या मतलब मेन मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि यहाँ तक तुम्हें आ रहा है और टेस्ट भी यहीं तक ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, थोड़ा सा और बता दो, क्या बच्चे पढ़ लेंगे बार बार। 50 बच्चे बैठे हैं अंदर, तो मैंने ये करा रखा है सारा। तुम कहाँ रहते हो फिर, नोट कर लिया, कल मैं ये डेरिवेशन आते ही सबसे लिखवा के देखूंगी, पिछले कल सबसे आते ही आखिरी पेज पे ये लिखवाई जाएगी डेरिवेशन। पेपर में तो आ सकती है, स्कूल के, बोर्ड में तो नहीं आएगी। तुम बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, यस मैम, स्कूल नहीं हम बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल को सीरियस नहीं नहीं करनी है डेरिवेशन, मैं भी डालती हूँ टेस्ट में। मेहनत करके तो राजी नहीं है। एक क्वेश्चन दो, इस क्वेश्चन इक्वेशन याद होगी हैरी, याद करो, R0 माइनस R इज इक्वल टू, ये कापा नहीं है, ये रेट कांस्टेंट है, ये वो जो आपने वो लिखा केट वहां पर के के साथ हाँ, तो रेट कांस्टेंट है ये। ये ऐसे नहीं लिखा हुआ है, कैसे सबने लिख ली डेरिवेशन, द रेट कांस्टेंट, हरियप हरियप, कल मैं सबसे डेरिवेशन नोट करवा के देखूंगी। तनवीर, पार्क में बैठ के टाइम वेस्ट मत किया करो, पढ़ लिया करो। नहीं, ये सारे फ्रेंड्स बैठे हो। लिखो द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर। मैं नमन के लगाती हूँ थप्पड़, मैं आ रही हूँ, अभी देखती हूँ फोन। डू योर वर्क, यस, न्यूमेरिकल। How long will it take? How long will it take for the
कंसंट्रेशन, सारे मुझे बस गिवन लिख के बताओ कि क्या क्या गिवन है। व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज टू बी कैलकुलेटेड। एक जीरो ऑर्डर का, सारे क्वेश्चन को रीड करके लिखोगे कि क्या गिवन है। फर्स्ट लाइन पढ़ना, क्या गिवन है। प्राप्त फर्स्ट लाइन पढ़ो। तीन निकालना है, ये तीनों दे रखा है। रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर इज दिस। तो रेट कांस्टेंट यानी कि के गिवन है। कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि रेट गिवन, के गिवन है। इन फैक्ट इस क्वेश्चन में तो ये गिवन है ना, ये जीरो ऑर्डर का क्वेश्चन है। ना भी गिवन होता तो मैंने कल एक टॉपिक करवाया था कि जब भी के यूनिट्स क्या होती हैं, मोल पर लीटर पर, दैट मीन्स द जीरो ऑर्डर। हाउ लॉन्ग will it take for the initial concentration 0.10 to fall to 0.075। मतलब आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन पहले 0.10 है। अब अगर आप सोचो कि मैम R0 और R क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि उन्होंने बोला इन ए। अगर कोई इसको R0 ले लेता है वैसे तो वो भी ठीक है, क्योंकि हम रिएक्टेंट को R0 और R से रिप्रेजेंट करते हैं, बट क्योंकि क्वेश्चन में बहुत क्लियरली लिखा था रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर इन ए मतलब रिएक्टेंट ए के टर्म्स में लो। बट इवन अगर कोई R0 और R ले लेगा दैट्स नॉट समथिंग रॉन्ग, गलत नहीं है। अब क्वेश्चन किसका है, किसका क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर के जीरो ऑर्डर। अभी अभी जीरो ऑर्डर की इक्वेशन डिराइव करी थी, R0 माइनस R इज इक्वल टू KT। R0 की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.10 एंड R की वैल्यू सो सिंपल। मैंने आपको पहले भी बताया था, सीधा वैल्यूज पुट करनी है। जाओ, उस बेचारा पहले भी ये हम क्या है? मोलर यूनिट, ये मोलर यूनिट है और के की यूनिट ये 4-5 बच्चे और कह रहे हैं जाना है। तुम्हें भी बिठा दूंगी मैं। अब क्या आ गया 0.025 अपॉन, मैं तो जीरो ऑर्डर के न्यूमेरिकल्स करवाती भी नहीं हूँ, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के कराती हूँ कि इनके तो बच्चों को खुद ही करने चाहिए। इसमें है ही क्या, टाइम पास हो रहा है ये, बिकॉज इसमें तो कुछ सॉल्व करने वाला है ही नहीं, सिंपल। 8.33 बस ठीक है, 8.3 फाइन। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करनी, कोई दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ आपको जीरो ऑर्डर को पढ़ के जीरो ऑर्डर की इक्वेशन पता होनी चाहिए। यश क्या होती है, R0 माइनस R इज इक्वल टू KT। टी कटना सी, के भी गिवन सी, R0 भी गिवन सी, R भी गिवन सी। जब सब कुछ गिवन है आपको पुट ही करना है, तो आई डोंट थिंक इसमें कोई इतना हार्ड मैथ्स है कि हम ना सॉल्व कर सके। इसीलिए जीरो ऑर्डर के तो प्रैक्टिस फॉर प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन भी नहीं दे रखे। 30 क्वेश्चन है, वो सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर के हैं, क्योंकि जीरो ऑर्डर ही। आर वी डन, शुड वी मूव अहेड। अब मैं आपको बताती हूँ, हाँ जी, क्या माइनस नहीं है, 0.10 है। अब मेरी बात सुनो, जब तो आते हैं नॉर्मल क्वेश्चन फिर तो हर कोई कर लेता है, जहां आ जाते हैं ना ग्राफ्स, वहां बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होने लग जाते हैं। तो मैं थोड़ी सी चर्चा ग्राफ्स की करनी चाहूंगी। मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास जीरो ऑर्डर का ग्राफ आए तो जीरो ऑर्डर का ग्राफ हम कैसे बनाते हैं कि जो रिएक्टेंट इंक्रीज हो रहा है बट रेट इंक्रीज नहीं हो रहा। व्हाट इज द ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर? देन मयंक वर्मानी ग्राफ्स देख लो जीरो ऑर्डर के।
जब हम जीरो ऑर्डर के ग्राफ्स बनाने के लिए आते हैं तो हम जीरो ऑर्डर के ग्राफ को कैसे बनाते हैं कि ऐसी ग्राफ जिसमें रेट ना बदले, क्योंकि जीरो ऑर्डर का मतलब ये है कि रिएक्टेंट बदलती जा रही है, रेट स्पीड ना बढ़ रही है ना घट रही है, क्योंकि रेट डिपेंड ही नहीं कर रही, तो यही ग्राफ होना चाहिए। बट द प्रॉब्लम इज कि जीरो ऑर्डर का एक ही ग्राफ नहीं है। हैव अ लुक एवरीबॉडी, अभी अभी आपने जीरो ऑर्डर की इंटीग्रेटेड इक्वेशन डिराइव करी, आर नॉट माइनस आर इज इक्वल टू के टी। अगर मैं ये आर नॉट उधर ले जाऊं और अगर मैं ये आर के साथ माइनस उधर ले जाऊं तो मेरे पास एक इक्वेशन बन रही है, ये y mx प्लस सी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, कि अगर एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ कैसे वेरी करती है तो स्लोप नेगेटिव है। ये भी जीरो ऑर्डर का ग्राफ है। वही बता रही हूँ कि बच्चों को जब जीरो ऑर्डर का ग्राफ आता है तो उनके दिमाग में एक छवि बैठी होती है कि जीरो ऑर्डर इज दिस। आप ये भी तो देखो पैरामीटर्स क्या हैं। अगर वो आपको जीरो ऑर्डर का ग्राफ बनाने के लिए बोल रहे हैं रेट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के बीच में, तो ग्राफ ये आएगा, क्योंकि जीरो ऑर्डर का रेट नहीं बदलता टाइम के साथ, बट टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो घटेगी ना। मुझे एक बात बताओ, अगर आप कोई भी रिएक्शन कर रहे हो, चाहे वो जीरो ऑर्डर है चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर है, कभी ऐसा हो सकता है कि आप 10 ग्राम लेके शुरू कर रहे हो, 2 घंटे बाद भी रिएक्टेंट 10 ग्राम है, 4 घंटे के बाद भी रिएक्टेंट 10 ग्राम है। रिएक्टेंट कम होंगे तभी प्रोडक्ट बनेंगे ना। तो माइंड यू, जीरो ऑर्डर की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटती है, ऐसी इक्वेशन भी दिखा रही है। क्योंकि मैथ्स में जब एक्स एक्सिस पे जो आप लेते हो, अगर उसका कोफिशिएंट नेगेटिव हो, स्लोप इज नेगेटिव, तो इसका मतलब ग्राफ डाउनवर्ड आता है। जिसको मैथ्स नहीं भी आता वो वैसे लॉजिकली भी सोच सकते हैं कि टाइम के साथ रिएक्टेंट तो कम ही होंगे, क्योंकि रिएक्टेंट कम होंगे तभी प्रोडक्ट बनेंगे ना। ऐसे कैसे पॉसिबल है भी? तुम 10 ग्राम, तुम एक बेसन का हलवा बना रहे हो, तुमने बेसन 10 ग्राम लिया, हलवा भी बन गया, बेसन भी 10 ग्राम पड़ा है। बेसन खत्म होगा तभी हलवा बनेगा ना। ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि रिएक्टेंट कंज्यूम होंगे तभी प्रोडक्ट बनेंगे। तो इतनी बात तो पता ही थी कि रिएक्टेंट टाइम के साथ कम होते हैं। बट मैंने ये इक्वेशन से आपको ये प्रूव किया है कि अगर हम रिएक्टेंट आर को वाई एक्सिस पे ले रहे हैं और टाइम को एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, तो टाइम के साथ जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, स्लोप इज नेगेटिव, तभी ग्राफ ये आ रहा है। तो ये ग्राफ भी जीरो ऑर्डर का है। तो पेपर में कौन सा ग्राफ बनाना है? जैसे इस बार एसजी का पेपर हुआ था तो उनको आया था कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो अगर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम आएगा तो ग्राफ ये बनाना है जीरो ऑर्डर का। ये नहीं कहना कि जीरो ऑर्डर में तो चेंज ही नहीं होता। क्या चेंज नहीं होता? रेट, स्पीड चेंज नहीं होती, पर मात्रा तो रिएक्टेंट की कम होगी ना। सो बी विजिलेंट कि ग्राफ बनाना किसके बीच में है? स्पीड के साथ बनाना है। तो स्पीड नहीं बदलती तो ग्राफ कैसा आएगा? हॉरिजॉन्टल। लेकिन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, चाहे जीरो ऑर्डर की रिएक्शन हो चाहे दुनिया में कोई भी रिएक्शन हो, रिएक्टेंट की मात्रा कम होगी तभी प्रोडक्ट बनेंगे। तो रिएक्टेंट की मात्रा हमेशा कम होती है। इज दिस क्लियर? अभी जीरो ऑर्डर का एक और ग्राफ भी कराऊंगी, तो इसीलिए बच्चों को मुश्किल ही ग्राफ वाले क्वेश्चन लगते हैं, तो ग्राफ हमने साथ साथ ही प्रिपेयर करने हैं। 2 ग्राफ क्लियर हो गए? यस मैम। अब बिफोर आई मेक यू वन मोर ग्राफ, एक टॉपिक कर लो छोटा सा, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन। क्या समझते हो हाफ लाइफ पीरियड से? जब आप रिएक्टेंट की शुरुआत करते हो, कुछ मात्रा लेके करते हो, 10 ग्राम 20 ग्राम वटेवर, जितने टाइम में, सारे बोर्ड पे देखो, वो कंसंट्रेशन आधी रह जाएगी, उस टाइम को हाफ लाइफ पीरियड बोलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेटेड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड, क्योंकि जैसे काफी सारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, उनकी एज का हाफ लाइफ से पता किया जाता है। हाफ लाइफ एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि तनिष ये काफी सारे जो ट्रीज होते हैं ओल्ड, जो मतलब बहुत फॉसिल फ्यूल्स जो बहुत पुराने के पड़े हैं, उनकी भी हाफ लाइफ कैलकुलेट करके उनकी एज का अंदाजा किया जाता है। तो व्हाट इज बेसिकली हाफ लाइफ? हम किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे तो जितनी देर में उनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी रह जाएगी? हाफ। जैसे तुमने 10 ग्राम से शुरू करा तो जितनी देर में वो 5 ग्राम रह जाएंगे। अगर किसी ने 100 ग्राम से चालू करा
जितनी देर में वो 500 रह जाएंगे। मतलब जितनी भी आप कंसंट्रेशन ले रहे हो, जितने टाइम में वो आधी रह जाएंगे, ऐसे टाइम को क्या बोलते हैं? अब इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। जीरो ऑर्डर की इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या थी? अभी भी डिराइव करी थी, आर नॉट माइनस आर इज इक्वल टू के टी की जगह टी हाफ पुट कर दो। बट जब तुम टी की जगह टी हाफ पुट करोगे, इसका मतलब है फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल की आधी रह गई होगी, तभी हम टी की टी हाफ पुट कर रहे हैं। अब इसका एलसीएम ले लो, 2r0 माइनस r0, ये k नीचे आ गया, तो टी हाफ का फॉर्मूला आ गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, r0 बाई 2k। अब इसका क्या मतलब है कि जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ r0 पे डिपेंड करती है, यानी कि अगर रिद्धव और नैतिक सेम जीरो ऑर्डर रिएक्शन कर रहे हैं, लेकिन ये 10 ग्राम लेके कर रहा है, ये 100 ग्राम, तो दोनों का हाफ लाइफ अलग आएगा, क्योंकि इसका 10 पे डिपेंड करेगा, मतलब इसका 10 पे डिपेंड करेगा तो इस और इसका 100 पे डिपेंड करेगा, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन को 100 से 50 होने में ज्यादा टाइम लगेगा, इसके 10 को 5 होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको कि मैम ये तो सेम ही रिएक्शन है, सेम रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम तो कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब जितना टाइम 100 को 50 आने में लगना चाहिए उतना ही 10 को 5 आने में लगना चाहिए। नहीं, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला ही कह रहा है कि उसका हाफ लाइफ इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट, यानी कि अगर दो अलग अलग बच्चे सेम जीरो ऑर्डर रिएक्शन कर रहे हैं बट एक ज्यादा आर नॉट की वैल्यू लेके कर रहा है, तो उसकी हाफ लाइफ आने में भी ज्यादा टाइम लगेगा। अगर कोई कम आर नॉट लेके कर रहा है, उसकी आर नॉट को आधा होने में कम टाइम लगेगा। यानी कि एक और ग्राफ जीरो ऑर्डर का हो गया कि अगर तुम्हें पेपर में आ गया कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ टी हाफ विद आर नॉट फॉर जीरो ऑर्डर, तो अभी अभी हमने देखा कि जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम आर नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब आर नॉट बढ़ेगा तो टी हाफ भी बढ़ेगा, तो ग्राफ ये आएगा। अब बच्चा तो कहेगा ना कि टीचर पागल है, कभी कह रही है कि जीरो ऑर्डर का ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, कभी कह रही है कि जीरो ऑर्डर का ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, कभी कह रही है कि जीरो ऑर्डर का ग्राफ कांस्टेंट है। हाँ, तीनों ही ये ग्राफ जीरो ऑर्डर के हैं, बट पॉइंट है कि है किस किस के बीच में। बच्चे ये तो देखते नहीं है, या उस दिन क्लास में तो सुनते नहीं है कि हाँ, बच्चों को बस एक ग्राफ याद होता है कि जीरो ऑर्डर मतलब ये ग्राफ, और ग्राफ आता है हाफ लाइफ और आर नॉट के बीच में, वो ये बना के आ जाते हैं। ये तो तुम्हारी गलती है ना। मैंने जब तुम्हें क्लियरली बताया है कि जीरो ऑर्डर है 3 ग्राफ्स, सो नेवर कीप वन शेप इन योर माइंड। ये याद रखो कि अगर ग्राफ रेट का आर के साथ आया है तो सोचो क्या जीरो ऑर्डर की स्पीड आर पे डिपेंड करती है? नहीं करती ना, तभी वो जीरो ऑर्डर है। तो ग्राफ ऐसा बनाना, ग्राफ आया कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, कंसंट्रेशन हमेशा घटेगी, कॉमन सेंस है, रिएक्टेंट टाइम के साथ घटेगी तभी प्रोडक्ट बनेंगे ना। बेसन खत्म होगा तभी हलवा बनेगा ना, कि बेसन भी 10 ग्राम बचा रह गया और हलवा भी आ गया, जादू थोड़ा हो रहा है ना। तो कंसंट्रेशन तो घटती घटती है। और हाफ लाइफ आर नॉट के साथ बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि वो तो फॉर्मूला ही कह रहा है कि टी हाफ इज आर नॉट बाय, मतलब वो आर नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आर नॉट डबल टी हाफ डबल, आर नॉट ट्रिपल टी हाफ ट्रिपल, आर नॉट 4 टाइम्स होगा तो टी हाफ 4 टाइम्स होगा। So these 3 graphs are of zero order, and I'm telling you because you know we are moving towards the era जहाँ पे CBSE is being very competent. It is not putting straightforward questions. तो आपको graphical questions के chances बहुत ज़्यादा है, और ग्राफिकल क्वेश्चंस आते ही हैं, पहले भी आते थे तो अब तो आएंगे ही आएंगे। एंड नेवर बी अफ्रेड ऑफ देम, क्योंकि एक बार लॉजिक लगा के तीनों ग्राफ याद कर लो कि 3 ग्राफ जीरो ऑर्डर के हैं, 3 ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर के हैं, सेकंड ऑर्डर हमारे सिलेबस में ही नहीं है। सो कांट वी लर्न 6 ग्राफ्स, 3 ऑफ जीरो ऑर्डर, 3 ऑफ हो जाएंगे, है ना। तो जीरो ऑर्डर के तीनों ग्राफ मेरे साथ याद करो कि अगर ग्राफ आया रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का, तो ग्राफ कैसा बनाया जाएगा? हॉरिजॉन्टल। क्यों? क्योंकि रेट आर पे डिपेंड ही ना बढ़ेगी ना, तो कैसे आएगी? सीधी। लेकिन अगर ग्राफ आया कि गिव द ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर हाउ कंसंट्रेशन वर्सेस, तो कंसंट्रेशन मात्रा रिएक्टेंट की हमेशा घटती ही है टाइम के साथ, स्लोप नेगेटिव है माइनस के, तो अगर स्लोप पूछेंगे तो माइनस के, क्योंकि टी का जो कोफिशिएंट है वो माइनस के बन रहा है। और टी हाफ का आया कि जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है, तो अभी अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया है कि जीरो ऑर्डर का टी हाफ आर नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा इक्वेशन ही कह रही है, तो हमें मानना ही पड़ेगा कि आर नॉट के साथ टी हाफ का ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि आर नॉट बढ़ेगा तो टी हाफ भी बढ़ेगा।
ठीक है, तो आई थिंक प्लीज गिव द हेडिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और ये तीनों ग्राफ बनाओ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of zero order. First graph is rate versus concentration. Second graph is concentration versus time. हाँ बस ड्रॉ करके जाना ही है। T half is equal to R naught। आज मैं कोई होमवर्क नहीं दे रही हूँ, बट प्लीज मेक श्योर कि जो उस दिन मैंने सैटरडे को होमवर्क किया था दोबारा भी। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये तो। हाफ लाइफ वर्सेस अभी आर नोट है यार, कहाँ पे लास्ट वाले में? ये तो आ रहा है आर नोट, तो वाई इंटरसेप्ट है, मतलब आर नोट तो इतना पूरा पार्ट है ना, ग्राफ तो आर के बीच में है, इतना पार्ट आर नोट है। ये नोट्स है तुम्हारे, ये आज तो समझ आ रहे हैं क्योंकि आज मैंने पढ़ाया ताजा ताजा। जब 6 महीने बाद ये तीनों शेप्स देखोगे ना तो समझ ही नहीं आएगी कि एक सीधी क्यों है, एक नीचे क्यों आ रही है, एक ऊपर क्यों आ रही है। सो व्हाटएवर आई एम मेकिंग यू राइट, प्लीज राइट। फर्स्ट ऑर्डर नहीं कराया अभी, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर भी करना। टाइम थोड़ा अभी, ये डेरिवेशन तो करो, ये बस ये तो कर लो बस। नहीं, हाफ लाइफ पीरियड नहीं मिलना, ये लिख के जाओ। ये डेफिनेशन आई थी इस बार एफडी में, इट इज डिफाइंड करते हुए। जिन्होंने नहीं बनाया वो फोटो खींच लो। तो मैं तो करा चुकी हूँ ना, तुम क्यों नहीं पढ़ते फिर पहले? आर यू मैं ये कल नहीं लिखवाऊंगी, और ये डेफिनेशन आई थी इज रिड्यूस्ड हम ये लिखते कैसे हैं? ये पी है, ये नीचे 5 1/2। तो 1/2 है, मैं तो 2 लिख रहा हूँ। हाफ का क्या मतलब होता है? नालायक लोग रहना। T 1/2 है, ये y/2 नहीं है। मतलब बाय में ऐसे टी उसके नीचे बाई, फिर बाई के नीचे ऐसे लिख रहा हूँ। हाफ का मतलब 1/2 होता है। ये देख, मुझे पता है नहीं सुनता, बाकी ट्यूशन में भी यही हाल है इसका। नहीं भैया, वे नहीं सोच जब पता क्या होता है, पहले तो सुबह खाना खा लेता हूँ मैं, तो एनर्जी आ जाती है 1 घंटे बाद, और हम अभी खाना खा लेते हैं तो घंटा भी नहीं लगता है, फिर हम 4:30 बजे 5:30 बजे एनर्जी आती है दिन के टाइम। फायदा क्या हुआ? मतलब पूरा साल केमिस्ट्री ऐसी जाने वाली है नींद में, है ना। ये और मैं थोड़ा जल्दी खा लेता हूँ। आज कोई होमवर्क नहीं है, बट प्लीज अपना कल सैटरडे वाला होमवर्क करके आना। अगर इनकेस आपको नहीं पता, मैंने रीसेंड भी किया है। प्लीज क्लोज नहीं, जो नहीं करके आएगा फिर देख लेना, मैं सस्पेंड कर दूंगी। हाँ, क्या डाउट्स हैं?
मैं कह रहा था कुछ मैं इम्पोर्टेंट बता दो। इस चैप्टर का ले आ कॉपी पेन। ये मदद देख सबसे पहले तो ना गिल्वानिक सेल क्या होता है? गिल्वानिक सेल इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, ये कैसे बनता है? इसमें एक एनोड होता है, कैथोड होता है। एनोड जो भी होगा लाइक कॉपर है और कैथोड सिल्वर है, तो हाँ, ये तो कॉपर मैंने- लूज करेगा, सिल्वर गेन करेगा। तो नॉर्मली अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर होती है तो इसका मतलब है कि अगर हमें बीच का ईएमएफ निकालना है तो हम सिंपल ई कैथोड माइनस ई एनोड निकाल सकते हैं। मतलब कि हमें जो कैथोड की वैल्यू गिवन है और एनोड की वैल्यू जो भी गिवन है हम निकाल सकते हैं ईएमएफ। लेकिन कई बार क्या होता है कि कंसंट्रेशन यहाँ पे 0.1 गिवन होती है और यहाँ पे क्या गिवन होती है 0.01। तो एक हमारे पास नॉर्नस्टाम का साइंटिस्ट आया था, उसने कहा था कि वेन एवर द कंसंट्रेशन ऑफ एनोड एंड कैथोड इज नॉट यूनिटी, वो 1 नहीं है, तो आपको ईएमएफ नॉन इक्वेशन यूज कर दोनों पॉइंट वन कुछ भी हो, पॉइंट दोनों 0.1 है, दोनों हाँ बस 1 नहीं होनी चाहिए। और अगर एक 1 है दूसरा 1 नहीं है तब भी आपको नॉन इक्वेशन लगानी पड़ेगी। नॉन इक्वेशन कैसे निकालनी है? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल होता है जो तुम इससे निकाल रहे हो, वो तो लेना ही लेना है, माइनस 0.0591 अपॉन एन, ये फॉर्मूला है। लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कैसे पता लगेगा? उसके लिए आपको एक रिएक्शन लिखनी पड़ेगी एनोड वाली और एक रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। एनोड पे क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे क्या होता है? गेन। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मान ले कॉपर लूज कर रहा है, तो कॉपर लूज करेगा तो कॉपर किस में चेंज हो जाएगा? 2 पॉजिटिव में। और कैथोड सिल्वर है तो सिल्वर पॉजिटिव गेन करेगा। अब ये खुद क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैम इधर तो आपने मेटल लिया, इधर आयन क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे हमने गेन करके दिखाना है। कैथोड पे आयन पहले लेने होते हैं, मेटल बाद में लेना होता है। एनोड पे मेटल पहले लेना होता है, आयन बाद। अब उसमें भी अगर मिसमैच है कि मान लें यहाँ पे 2 लूज हो रहे हैं बट गेन कितने हो रहे हैं? 1। हाँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करना है ताकि 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, प्लस कॉपर 2 Ag पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 Ag। अब रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है ना उसमें वो प्रोडक्ट मत लो जो आयन वाला नहीं है, सिर्फ कॉपर वाला ले लो, कॉपर 2 पॉजिटिव